नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत दिख रही है। देश को ताकतवर और विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल चुका है। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का यह पुनर्जन्म हुआ है। 1997 में पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को नौसेना बेड़े से हटाया गया था और अब नया एयरक्राफ्ट कैरियर सौंपा गया है। अपने आप में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें 76% ये शुद्ध स्वदेशी इसमें निर्माण हुआ, यानी जो सामान लगे हैं वो भारत में ही निर्माण उनका हुआ है। हालांकि पहले जब ये सोच सामने आई थी 1999 में, तब ये सोचा गया था कि इसको बनाने के वक्त 60% जो सामान है वो देश से लिया जाएगा और 40% जो है वो विदेशी सामान का इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 76% शुद्ध स्वदेशी ये विमान जिसका निर्माण हुआ है, महज 3 सेकंड में ये टेक ऑफ कर पाएंगे इसमें से फाइटर जेट्स। 31 जनवरी 1997 को नेवी से आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। खास तरह के आपको बता दें, इसमें स्टील की जरूरत होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, और इसके लिए भारत रूस पर पहले निर्भर था, लेकिन रूस ने 2005 में इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत में ही इस स्टील का निर्माण हुआ और तकरीबन 13 साल का समय लगा, 20 करोड़ का खर्च आया। और आज ये ऐतिहासिक लम्हा है जब हम ये कह सकते हैं कि हम उन देशों में अब शुमार हो चुके हैं जिन देशों के पास ये ताकत है कि वो 40,000 टन वाले जहाज बना सके या उससे ज्यादा के जहाज बना सके। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और अब भारत का भी इसमें नाम जुड़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले संबोधित भी किया। जो खास बात उन्होंने कही वो ये कि वो सोच रहे हैं कि नौसेना में चाहे बजट हो या इसकी क्षमता, इसको बढ़ाना है और काम इसी दिशा में चल रहा है। भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। कई बार पहले भी उन्हें समन भेजा जा चुका था। आज वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले ईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। कोयला घोटाले में उनका नाम है प्रमुख तौर पर। इसी मामले में उनसे पूछताछ ईडी में की जाएगी। इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होगी। ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इस पूरे मामले में प्रमुख तौर पर उनका नाम सामने आया था। और आपको ये भी बता दें कि पहले भी कई बार उनको समन भेजा गया था, कई बार वो नदारद रहे थे। आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं सवालों का जवाब देने के लिए। कोयला घोटाले में उनसे आगे अब पूछताछ होनी है और वो फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा। तो यूपी की सियासत के एपिसेंटर में अब मदरसा है। योगी सरकार आमादा है। योगी के मदरसों पर पूरी निगाहें हैं और इसीलिए योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की तैयारी की है। लेकिन योगी सरकार का ये कदम ओवैसी जैसे नेताओं को रास नहीं आ रहा है और वो इसे ठीक नहीं बता रहे। ओवैसी ने तो योगी सरकार के फैसले के विरोध में आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला क्या किया? विवादों का भूचाल आ गया। बयानों का नया घमासान शुरू हो गया, जिसमें इस कदम के खिलाफ सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी खड़े दिखे। ओवैसी ने देर रात एक नया ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ओवैसी ने एक लेख का हवाला दिया जिसमें आरएसएस को बम बनाने के आरोप पर कटघरे में खड़ा किया गया है और ये पूछा है कि आखिर आरएसएस से जुड़े संगठनों का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। ओवैसी कल से योगी सरकार के फैसले पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ओवैसी इसे योगी सरकार के इस आदेश से इस कदर उखड़ गए हैं कि इसे छोटा एनआरसी बताने की हद तक पहुँच गए। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये बात केवल विपक्षी दल जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उनके नेता करते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों का विकास नहीं चाहते हैं। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आज मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे ले रहा है।
हमेशा उन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हम मुसलमानों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने काम किया है। सवाल है कि जिस कदम से ओवैसी इतने गुस्से में हैं, क्या वो इतना ऐतराज के काबिल भी है? दरअसल यूपी में सर्वे के जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार की निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इन मदरसों में जाने वाले छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक कौन हैं और उनका चयन किस आधार पर होता है, और सबसे अहम, इन मदरसों के संचालन के लिए इनके मालिकों के पास पैसा कहां से आता है। इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहां पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहां पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहां कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो। योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकारी एजेंसियों के रडार पर लाना चाहती है। मदरसों पर लगातार उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वे कराने का फैसला किया है और इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। ये सभी डीएम 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए एक टीम बनाएंगे और ये टीम जो रिपोर्ट तैयार करेगी उस रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को भेजना होगा। उत्तर प्रदेश में अचानक मदरसों के सर्वे की वजह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, जिसने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अनुरोध किया और सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को फौरन सर्वे करने का आदेश दिया। लेकिन अब इस पर भी मजहबी सियासत हो रही है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। तो यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विरोध में सबसे आगे ओवैसी खड़े दिखे। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से सर्वे के विरोध की वजहों पर सवाल पूछे। ओवैसी साहब, ये सर्वे पर रोना क्यों? अंसारी जी हैं, उनकी सरकार यही कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि आधुनिकीकरण हो शिक्षा का, फिर सर्वे पर क्यों रो रहे हैं? मतलब कुछ भी मदरसों को लेकर कुछ भी वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, आप तुरंत आपको लगता है कि कुछ बवाल हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, सर्वे पर क्यों रोना है? मैडम, सर्वे अगर करना है ना तो आप विद्या मंदिर का भी करिए, सरस्वती शिशु मंदिर का भी करिए, जो आरएसएस के स्कूल्स हैं, आप इन्हीं का क्यों कर रहे हैं? और वहां के सरकार ये कहती है कि नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट्स पे किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उन स्कूलों में का सर्वे नहीं होगा जहां पर कितने लड़कियों को टॉयलेट अवेलेबल है, कितना पीने का पानी है, कितनी बिजली है। प्राइवेट स्कूल का भी करिए ना सर्वे, क्यों नहीं करते सर्वे? आप बच्चों का जब सबका करिए, सिर्फ उन्हीं मदरसों का किया जा रहा है जो गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेते, ताकि जब डेटा जमा हो जाएगा तो उनको बाद में हरास कर सके उन लोगों को, यही उसका मकसद है। नहीं, लेकिन मैं लौट रही हूं, इसका जल्दी से एक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अंसारी साहब कि आप लोग सरस्वती मंदिर, संस्कृत जो स्कूल्स हैं, उनका क्यों नहीं करा रहे? मतलब मदरसों पर ही क्यों आप लोगों की टेढ़ी नजर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लगातार मदरसा शिक्षा को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए पूरे पॉजिटिव तरीके से, सार्थक तरीके से सबके साथ संवाद स्थापित करते हुए योगी सरकार आगे बढ़ रही है। मदरसे पर ये बुलडोजर चलाया गया ना, क्योंकि एक जो वहां सहायक शिक्षक था उसके आतंकी संगठन से लिंक मिले सर। अब इस पर भी आप कह रहे हैं कि ये क्यों बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया? मैडम, जितने ये सर्वे, जितने ये मदरसे चल रहे हैं, ये तो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड तो नहीं है। वहां के डीएम को, वहां के कप्तान को, वहां के एसपी को, सबको मालूम ये मदरसे चल रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रांट से, ज़कात, सदक़े से सर्वे चल रहे हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि भाई आप सर्वे सबका कराइए ना, इन्हीं का क्यों सर्वे कराएंगे? अच्छा मैडम, और एक हैरत की बात सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड में जो मदरसे हैं, 5 साल में आपने सिर्फ 5 महीने की सैलरीज उनको दी हैं, 5 साल में। और मेरा सवाल था पार्लियामेंट में, मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, उन्होंने इकरार किया कि हाँ, पूरे भारत में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में मदरसे, उनको 5,000 करोड़ हमको बकाया देना है।
आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं दे रहे टीचर्स की सैलरी को, और आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है, ये टारगेटेड सर्वे सिर्फ एक ही समुदाय का। अरे सर, डीएम आपने कहा ओवरग्राउंड है, डीएम वहां पर रहते हैं, 24 घंटे नहीं रहते ना सर। ना आप हैदराबाद में बैठ के हर मदरसे की गारंटी देश भर में दे सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। आखिर अगर सर्वे है तो इसीलिए है ना कि पता चले। ये असम वाला भी जो केस है, वो टीचर दूसरे मामले में पकड़ा गया और वहां से लिंक जुड़ते जुड़ते देखिए आतंकी संगठन से जुड़ा। तो वैसे ही जी हैदराबाद में बैठकर आप तो गारंटी नहीं दे सकते ना कि क्या हो रहा है मदरसे में। वैसी जी मैडम 3 दिन पहले आप ही के चैनल के और एक चैनल ललन टॉप ने बताया कि दिल्ली में बैठे एक शख्स ने आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ललन टॉप ने दिखाया, तो क्या पूरे समुदाय को बोल दूंगा मैं। और अगर आसाम के किसी मदरसे के एक शख्स के कांटेक्ट से अलकायदा से मैं कंडेम करता हूं, आप उसको कोर्ट में प्रूफ करिए। आप मदरसे को क्यों डिमोलिश किए बताइए। उस मदरसे को चलिए एविडेंस रखते ना आप। अच्छा उस मदरसे को नोटिस दिया आपने, कुछ नहीं दिया, आपने 3 मदरसों को बुलडोजर लगा दिया ये कहकर कि यहां से एक आदमी पकड़ा गया था। अरे भाई, कई जगहों से कई लोग पकड़ जाते, तो सबका तोड़ देंगे क्या आप? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भाड़ में चले जाएगा, कोर्ट बंद हो जाएंगे अरे क्या? सर क्या आसाम का मुख्यमंत्री गुवाहाटी का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है? ठीक है, लेकिन इसका सही तरीका हो सकता है अप्रोच करने का। आप देखिए अब यहां पर सबूत कैसे जुड़ते हैं। सहकारी शिक्षक है, नाम हबीबुर रहमान है, उसके 2 आतंकी संगठनों से लिंक है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए जब पाया गया कि वहां पर गढ़ बन चुका है ये मदरसा, अवैध काम का, आतंकी शिक्षा देने का, तब तो मदरसे पर कार्रवाई हुई है सर। बहुत अच्छा किया आपने अरेस्ट किया, अच्छा किया, सजा दिलवाई है उसको आप। मगर आप मदरसे को तोड़ देंगे पूरा। मदरसे को रखिए, चलिए मदरसे को तो रखिए कम से कम एविडेंस के तौर पर, वो भी आप मिटा देंगे तो कोर्ट में क्या लड़ेंगे आप? आप तो एक कम्युनिटी को पनिशमेंट देना चाह रहे हैं मदरसों को तोड़कर। वैसे सर, कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाह रहे हैं आप। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कल पीएम ने भ्रष्टाचारियों के मिले होने की बात कही थी, जिसे लेकर आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि दूसरे जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। मैं दूसरे के कहने की परवाह नहीं करता। इधर बोलिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, कोई भी साथ रहे, और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चित प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है, कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केरल से। सर ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। दिल्ली की सियासत में शराब नीति पर उठी आंधी बवंडर बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास किया, मगर वो विफल रहे। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोपों के तीर चलाए तो बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत प्रस्ताव को पास कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 58 और एक डिप्टी स्पीकर मिलाकर कुल 59 वोट पड़े और विपक्ष में 0 वोट पड़े। प्रस्ताव के पक्ष में 58 सदस्य हैं।
जबकि विरोध में 0 सदस्य हैं। कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से तटस्थ नहीं रहा है, अतः विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन विश्वास मत प्रस्ताव पास होने के पहले बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा से बीजेपी के 7 विधायकों को मार्शलों ने जबरन बाहर कर दिया। राज्यों में जो हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, और अगर विधुड़ी जी गलत बात है, विधुड़ी जी, और मैं फिर कह रही हूँ, बैठ जाइए ओपी शर्मा जी, और मैं फिर कह रही हूँ आज आपके एक विषय को लिया जाएगा, विपक्ष के एक विषय को लिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोगों से मैं पूर्ण रूप से सहयोग की उम्मीद करती हूँ कि आप सदन को चलाने में सहयोग करेंगे। आप लोग बैठिए, आप बैठिए। ये विजेंद्र गुप्ता जी है तो आप बैठ जाइए, मैं पूरा दिन के लिए बाहर कर दूंगी। विधानसभा में आप विधायकों ने भारत माता की जय और केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। केजरीवाल एक बार फिर बोले कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सैकड़ों करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ये हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। 62 में से स्पीकर साहब अभी कनाडा गए हुए हैं, नरेश बाल्यान ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, सतिंदर जैन साहब अभी जेल में हैं। उन 3 को छोड़ के आज 59 एमएलए यहाँ मौजूद है, काउंटिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने विश्वास मत को आम आदमी पार्टी का नाटक करार दिया है। तो हमने कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से मंडे को सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जवाब देना तो दूर बल्कि हमें मार्शलों से बाहर निकाल दिया। मंगलवार को फिर हमने कॉलिंग अटेंशन लगाया। शराब नीति पर हमने कॉलिंग अटेंशन लगाया। शराब नीति आपने सदन से पारित कराई थी और वापस ले लिया, और सदन को उसकी जानकारी, सूचना तक नहीं दे रहे हैं। क्यों ले लिया ये तो नहीं बता रहे हैं। फिर हमें मार्शलों से बाहर निकाल दिया। बुधवार को फिर निकाल दिया, और आज चेयर पर बैठते ही स्पीकर महोदय ने ये कह दिया कि कोई कॉलिंग अटेंशन या कोई भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये ट्रस्ट वोट सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है। उधर शराब घोटाले पर बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने पोस्टर भी दिखाए जिसमें कई स्लोगन लिखे थे। देखिए, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हर डिपार्टमेंट में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पहुंच चुका है, और ये कट्टर ईमानदारी का लबादा ओढ़कर भ्रष्टाचार का घिनौना काम कर रहे हैं। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की कठपुतली बनी सीबीआई मजबूर है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। सारे जवाब दिए, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो अब सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, इंसान है, वो भी, उनके दिल में भी आत्मा, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा। वो जाते जाते कह रहे थे इनको, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक बार आपको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो मनीष जी ने उनको कहा भी चिंता मत करो, जब भी गिरफ्तार करना हो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। ये सब सीबीआई वालों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने आज देश को बरगलाया है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन थिएट्रिक्स, ऑपरेशन ड्रामा।
और याद करिए, हर बड़े भ्रष्टाचारी नेता के गिरफ्तारी से पहले इसी प्रकार का ऑपरेशन ड्रामा चलता है। कथित शराब घोटाले से शुरू हुई सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी रोज एक दूसरे पर वार पलटवार कर राजधानी का सियासी पारा बढ़ाए हुए हैं। उनका जैन, दिल्ली आज तक। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।